Hello aspirants, welcome to our YouTube channel Drishti Academy. So today we are here to introduce you to the most amazing session on ancient history, जहाँ पर हम लोग बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे और हम सर से बहुत सारी चीजें जानेंगे and we'll have a very wonderful session discussing all the events and we'll be giving you an overview on the entire topic. My dear students, this is not going to be just in English, but it will be covering both the languages. तो जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, हिंदी मीडियम के हैं, we have thought about everyone and will help you proceed in your examinations. पूरे इतिहास को आप लोग अच्छे से जानिएगा कि किस प्रकार से हमारा इतिहास इतना गौरवपूर्ण है, भारत का इतिहास कितना पुराना है। साथ ही साथ आप देखिएगा कि समय समय के साथ हमारे पूर्वज किस प्रकार से डेवलपमेंट को एक्सेप्ट किए हैं और विकास के राह में आगे बढ़ते हुए आज हम यहां तक पहुंचे हैं। हमारे और मैम के साथ जुड़ के इस पूरे सेशन में आप इतिहास को तो जानिएगा ही जानिएगा, साथ ही साथ ये भी जानकारी प्राप्त करिएगा कि ऑर्गेनाइजेशन यहां से किस प्रकार के सवाल पूछते हैं। श्योर सर। सो आज का जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक है, राइट, वी विल बी एक्चुअली गिविंग यू अ यूनिफाइड अप्रोच जहां पर हम सारी चीजों को लेकर के चलेंगे। स्टूडेंट्स, वी विल बी गिविंग यू अ फुल ओवरव्यू टुडे एंड आज के बाद जितनी भी अपकमिंग सेशंस होंगे वहां पर हम लोग बहुत कुछ कवर करेंगे। हिस्ट्री को पढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, यानी कि सही क्रम में इवेंट्स को जानना, कब क्या हुआ था, क्यों हुआ था, एंड व्हाट द हिस्ट्री हैज टॉट अस, माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का सेशन मेक श्योर कि आप बहुत अच्छे से देखें एंड आई विल मेक श्योर कि सर और मैं मिल करके आपको बेहतरीन तरीके से एंशिएंट हिस्ट्री पर फुल अप्रोच समझा पाएं। आने वाले सेशंस में आप इतिहास को जानने के साथ साथ एग्जाम के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, यानी हमारा आने का सेशन एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ होगा, जिसमें आप इतिहास को भी जानिएगा और कैसे आप अपने एग्जाम में सफल हो ये सारी बातें भी जानिएगा। स्टार्ट करें मैम। सबसे पहले बच्चों को बता दीजिए कि इतिहास को कैसे अलग अलग भागों में बांटा गया है, कैसे इतिहास जो है, पूरे इतिहास को हम प्राचीन भारत के इतिहास में, मध्यकालीन भारत के इतिहास में और आधुनिक भारत के इतिहास में जानते हैं। अभी जो हमारा सेशन है जिसमें आज आप लोग ओवरव्यू जानिएगा वह सिर्फ और सिर्फ प्राचीन भारत है। कहने का मतलब एंशिएंट हिस्ट्री। कौन कौन से टॉपिक एंशिएंट हिस्ट्री में कवर होते हैं सबसे पहले उनके बारे में मैम बताएंगी और फिर हम लोग एक एक टॉपिक को विस्तार से जानेंगे और फिर आने वाले सेशंस में उसके एमसीक्यू भी लगाएंगे। श्योर सर, श्योर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ओके, सो द वेरी फर्स्ट थिंग, जब हम एंशिएंट हिस्ट्री के टाइमलाइन को समझते हैं स्टूडेंट्स, तो वी विल बी एक्चुअली सीइंग दिस स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं प्री हिस्टोरिक इंडिया के बारे में, जो कि 3300 BCE के पहले का एरा था, राइट। वहां पर हमने सीखना है स्टोन एज, जो कि उसके टूल्स थे। सब्सीक्वेंट एजेस, आप जानते होंगे कि स्टोन एज को 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। क्या विकास हुआ, क्या नई चीजें उन्होंने सीखी, कैसे वो रहे, कैसे सोसाइटीज फॉर्म हुई, क्या क्या चीजों में बदलाव आया, उनके लाइफस्टाइल में क्या बदलाव आया, ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल बी। हमारे पूर्वजों का सबसे स्ट्रगल वाला टाइम अगर कोई था तो वो प्री हिस्टोरिक इंडिया ही था, यानी वैसा समय जब ह्यूमन यानी मानव जानता ही नहीं था कि कैसे हम अनाज उगा सकते हैं, कैसे हम पशुओं को पाल सकते हैं, कैसे हम कल का अनाज संग्रहित कर सकते हैं। आज तो चलो पेड़ पौधे से कुछ खा लिए, कल को अगर फल नहीं मिला, कल को अगर वैसा कुछ खाने को नहीं मिला तो हम क्या खाएंगे, यानी खाने तक का स्ट्रगल वाला टाइम अगर कोई था तो वो हमारा प्री हिस्टोरिक इंडिया वाला टाइम था। ओके, सो thereafter हम देखने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को, राइट, दैट वाज फ्रॉम 3300 टू 1300 BCE। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी सिविलाइजेशन के बारे में अगर हम समझते हैं तो वहां का हम देखते हैं कि क्या सिस्टम रहा था ऑन द इकोनॉमिक बेसिस, ऑन द सोशल एडमिनिस्ट्रेशन, ऑन इंटायर थिंग्स दैट एक्चुअली टुक प्लेस ओवर देयर, राइट। अच्छा देखिए, यहाँ पर कुछ चीजों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जहां पर हम वहां की ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज व्यवस्था को देखेंगे कि वो कितना बेहतरीन था। ऑल्सो स्क्रिप्ट,
क्या लिखते थे वो लोग, राइट? एंड देर आर सर्टेन एविडेंसेस स्टूडेंट्स जहां पर ट्रेड के बारे में पता चला था कि हमारे पूर्वज कैसे वर्ल्ड के साथ ट्रेड करते थे अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री। सबसे महत्वपूर्ण बात जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप देख रहे होंगे, अर्बन कल्चर, यानी अचानक से जो हम लोग ग्रामीण कल्चर में रह रहे थे, जो हम लोग बिल्कुल स्टोन एज के समय में गांव की परंपराओं को अपनाए हुए थे, अचानक से हम कैसे शहरीकरण में बदल गए, कैसे हमने ईंटों का इजाद कर लिया, कैसे ईंट से हमने घर बनाए, कैसे महत्वपूर्ण मैम ने बताया ड्रेनेज सिस्टम बनाए, साथ ही साथ कैसे हमने अनाजों को रखने के लिए अनाज के लिए घर बनाया जिसमें अनाज रखते थे, जिसे हम अन्नानागार के नाम से जानते हैं। ये सारी बातें हम लोग इंडस सिविलाइजेशन के दौरान जानेंगे। यस सर। उसके बाद हम पढ़ते हैं वैदिक पीरियड के बारे में, राइट? सी, वेदों की रचना सबसे प्राचीन मानी जाती है, wherein the language was the mother of all languages। आज भी हमारी जो मातृ भाषा है ना, जो सबसे पुरानी, जो सबसे प्राचीन है वो संस्कृत है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर वेदों की रचना करी गई थी। द ईयर वॉज 1500 to 600 BCE। इस पर्टिकुलर पीरियड को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक अर्ली वैदिक पीरियड और एक लेटर वैदिक पीरियड, और इन सब में सर बताएंगे कि क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए थे। कितने रफ्तार में आप देख रहे होंगे कि हमारे पूर्वज विकास की ओर गतिशील है। जो पूर्वज हमारे स्टोन एज के टाइम पे खाने तक के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, वह आप देखें इंडस वैली सिविलाइजेशन आते आते सभ्यता में बदल गया। लोग अब अच्छे से जो है खाना की पूर्ति कर लिए, रहने की पूर्ति कर लिए, पानी की पूर्ति कर लिए। इन सब से आगे बढ़कर वैदिक पीरियड में आप देखिएगा कि इन लोगों ने लिखना सीख लिया। लिखने के साथ साथ बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए इन्होंने, इतने बड़े बड़े ग्रंथ कि आज भी साइंटिस्ट उन्हें यूज कर रहे हैं डिकोड करने के लिए। आज हमारा इसरो, आज हमारा DRDO, साथ ही साथ अमेरिका का नासा भी इस पे रिसर्च कर रहा है। इन वेदों से बहुत सी चीजें निकाल के, कैलकुलेशन निकाल के लेके आ रहा है। तो हमारे पूर्वज कितने गौरवपूर्ण ग्रंथ लिख के गए हैं, उनके बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट सीक्वेंस में हम पढ़ने जा रहे हैं महाजनपद के बारे में एंड राइज ऑफ किंगडम्स। क्या क्या चीजें 16 पावरफुल स्टेट्स थे बेटा, उसमें से मगध और कोसाला सबसे महत्वपूर्ण थे। एंड इसी दौरान, दैट इज बिटवीन 600 to 321 BCE, there was the emergence of two most important religions, that is Jainism and Buddhism। These two religions, इनके जो आप अगर पढ़ेंगे, इनके से फॉर एग्जाम्पल जो कहे गए जो शब्द थे, है ना, दे हैव एक्चुअली स्टेटेड देयर सीक्वेंसेस ऑफ वेरियस वैल्यूज, राइट? और ये वैल्यूज आपके लाइफ के लिए भी इतने ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। उस वक्त का आज भी अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे ना, दे विल बी हेल्पिंग यू अ लॉट। सो टेक दिस चैप्टर एज अ लाइफ लेसन। भारत एक छोटा देश ही नहीं, एक बड़े इतिहास का देश है। साथ ही साथ दो बड़े धर्मों का उदय होता है इसी जमीन पे, जिसे आप लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म के नाम से जानते हैं। ये इतने बड़े धर्म हैं कि इनका उपज तो भारत में हुआ, उदय तो भारत में हुआ, लेकिन आज भारत के बाहर भी जैन और बौद्ध धर्म फैला, फला और फूला है। इनके बारे में विस्तार से जानेंगे आगे के सेशन में। श्योर। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग जो हम देखने वाले हैं, दैट इज द मौर्य पीरियड, मौर्यन अंपायर। सबसे पहले मौर्यन अंपायर को समझते हैं। लुक, दैट वाज फ्रॉम 321 to 185 BCE to 320 CE, राइट? दैट्स द कॉमन एरा। ओके, सबसे पहले किन्होंने इसको फाइंड किया था? इट वाज फाउंडेड बाय वन ऑफ द महान एंड द मोस्ट रिनोड पर्सन, चंद्रगुप्त मौर्य, अंडर द गाइडेंस ऑफ चाणक्य जी। तो इनके गाइडेंस में कैसे ये मौर्यन अंपायर फला एंड व्हाट आर ऑल द डेवलपमेंट्स, एडवांसमेंट्स, कैसे नीतियां बनाई गई, चाणक्य नीति नाम सुना होगा आपने, कैसे ये सब कुछ डेवलप हुआ सीक्वेंसेस के फॉर्म में। आप हमेशा याद रखिएगा बेटा, एक गाइड पूरे अंपायर को चला सकते हैं अगर वो गाइड में उतनी क्षमता है। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स जहां पर हम देखते हैं कि कैसे मौर्यन अंपायर फ्लरिश हुआ एंड इट रीच्ड द जेनिथ ऑफ हाइट्स। आज के भारत से बहुत बड़ा भारत, जिसके बारे में हमेशा चर्चा करते हैं आप लोग, पत्रकार हमेशा अखंड भारत की बात करते रहते हैं, वह अखंड भारत का मैप उतने बड़े एरिया पे
साम्राज्य स्थापित करने वाला ये मौर्य वंश चाणक्य नीति के द्वारा पूरे प्रशासन को चलाता है। और इसके बारे में विस्तार से हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने धीरे धीरे अपने क्षेत्र का विस्तार किया और अखंड भारत का निर्माण किया। Okay, next period was from 185 BC to 520 CE, जहां पर हम देखते हैं इंडो ग्रीक्स के बारे में, शुंगास के बारे में हम पढ़ते हैं, कुशन्स के बारे में पढ़ते हैं, जिनके एक महान रूलर थे कनिष्क जी। स्प्रेड ऑफ महायाना बुद्धिज्म, विल लर्न अबाउट कि कौन कौन से प्लेसेस थे जहां पर बुद्धिज्म को प्रीच किया गया, बताया गया, समझाया गया, एंड हाउ दिस एक्चुअली गॉट इट्स रीच टू मिलियंस ऑफ पीपल आउट देयर। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आपको भी लगेगा सर आपने अभी अभी बताया, मैम ने बताया कि इतना अच्छा हमारा शासन व्यवस्था था, इतना बड़ा साम्राज्य था, मौर्य वंश पूरे भारत में यानी अखंड भारत में शासन चला रहे थे, तो फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि ये बाहरी आक्रमणकारी आकर यहां पर अपना शासन स्थापित कर गए? कैसे बाहर से आए इंडो ग्रीक यहां पे शासन चलाएं, कैसे बाहर से आए कुषाण वंश यहां पे शासन चलाएं? ऐसी क्या कमजोरियां रही हमारी शासन व्यवस्था में जिस कारण से ये लोग यहां पर आकर अपना शासन व्यवस्था स्थापित कर पाए? ये सारी चर्चाएं हम लोग आगे के सेशन में करेंगे। ओके, नेक्स्ट विल बी लर्निंग अबाउट, जब ये सब कुछ हो गया इसके बाद हुआ मेडिवल ट्रांजिशन, राइट? ट्रांजिशन का मतलब होता है बदलाव, चेंजिंग फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज, राइट? जैसे यहां पर ना हिस्ट्री में हमने फेजेस बनाए, वी हैव ऑब्जर्व द सीक्वेंसेस, और हमने ये फेजेस का निर्माण किया, ये एजेस का निर्माण किया, है ना? तो ये व्हाई वी हैव डन, क्यों हिस्टोरियंस ने अलग अलग फेजेस में हिस्ट्री को डिवाइड किया है स्टूडेंट्स? बिकॉज दैट पर्टिकुलर एरिया इमर्ज्ड आउट विथ समथिंग न्यू। हर एक चीज का अगर ग्रोथ हुआ है तो कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद उसका डिक्लाइन भी तो हुआ है, राइट? उस डिक्लाइन की क्या वजह थी? बेटा एक चीज याद रखना कि हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट, लेकिन पास्ट से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर कोई वंश समाप्त हुआ तो उनकी क्या वजह रही होगी, और कोई वंश अगर शुरू हुआ तो क्या कुछ ऐसे सोच डेवलप करी गई होगी उस टाइम पे स्टूडेंट्स, जो आगे के चीजों को अच्छे तरीके से लेकर गई, राइट? तो यहाँ पर हम सीखने जा रहे हैं अबाउट गुप्ता एम्पायर। सर गुप्ता एम्पायर के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे ये बात होगी ना कि जिस प्रकार से आज आप अपने हक अधिकार की बात करते हैं, आप अपने फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, आज तो लोकतंत्र है, आप बहुत खुल के बात करते हैं। ये राजतंत्र का समय था, फिर भी हमारे पूर्वज अपना जो हक खो दिए थे। मौर्य एम्पायर के डिक्लाइन के बाद जिस प्रकार से बाहरी आक्रमणकारी यहां पे अपना सत्ता स्थापित कर लिए थे, उसे वापस पाने के लिए किस प्रकार से हमारे गुप्ता एम्पायर के राजाओं ने वह साहस दिखाया, इन्हें यहां से खदेड़ के बाहर भगाया और फिर से भारत में भारतीय राजा का शासन स्थापित हुआ, उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि गुप्ता एम्पायर सिर्फ उन्हें बाहर भगाने में ही सफल नहीं हुआ, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सफल हुआ। और जैसे ही इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, यानी पैसे आए, वैसे ही उन्होंने इन पैसों को आर्ट एंड कल्चर में खर्च किया, शिक्षा में खर्च किया। साथ ही साथ आज जिस विज्ञान की आप बात करते हैं ना, उस विज्ञान की नींव रखी चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने नौरत्न के साथ। उन्होंने उस टाइम पे बड़े बड़े मेडिकल रिसर्चर को अपने मंत्रालय में रखा, बड़े बड़े एस्ट्रोनॉमर को अपने मंत्रालय में रखा, बड़े बड़े ज्योतिषों को अपने मंत्रालय में रखा और उनके साथ में रिसर्च का वर्क करते नजर आए। यानी गुप्ता पीरियड हमारे लिए ऐसे ही गोल्डन एरा नहीं कहा जाता, ये सच में हमारे विकास का स्वर्ण युग था। पैसे का स्वर्ण युग तो था ही था, साथ ही साथ ये हमारे विकास का स्वर्ण युग था। इस टाइम पे हमने आर्ट एंड कल्चर को अपने पीक पे पहुंचाया, शिक्षा के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। ये सारी चीजें गुप्ता एम्पायर में हो रही होंगी और जब आप इसे पढ़िएगा तो अपने पूर्वजों पे गर्व महसूस करिएगा। नेक्स्ट मैम यहां पे हमारा ना एक टॉपिक रह गया है छोटा सा, हर्षवर्धन के बारे में भी गुप्ता एम्पायर के बाद में पढ़ना होता है कि हर्षवर्धन का काल कैसा रहा। और हर्षवर्धन का काल आते आते ना हुआ क्या कि भारत जो है छोटे छोटे राज्यों में टूट गया। गुप्ता एम्पायर ने पूरे भारत को एकजुट किया था, लेकिन धीरे धीरे ना ये छोटे छोटे एम्पायर में टूट गए आपसी मतभेद के कारण, जिसका सबसे ज्यादा फायदा मैम पता है अरबों ने उठाया। अरब आक्रमणकारी यहां पे आए और हमारे साथ मतलब हमारे राजाओं को अपने पक्ष में करके हमारा ही राजाओं के ऊपर में उन्होंने हमला किया। सही बात है, खुद हम लोग अगर कब्जे में आ गए थे उनके, वरना ये इन्वेजन तो बहुत
मुश्किल था, मतलब मुश्किल था, वो नहीं कर possible सकते थे, था। पॉसिबल ही नहीं था। अब जब लेकिन भारत अखंड है, अखंड भारत को तोड़ना कितना मुश्किल होता है। ये टूट गया अखंड भारत की एकता कमजोर होने सही के बात। कारण। अगर हम अंदर से मजबूत हाँ। होते, राजा आपस में नहीं लड़ रहे होते, छोटे छोटे भाग में हमारा पूरा भारत नहीं हाँ। टूटा होता, तो ये कभी हमारे ऊपर शासन सही नहीं कर बात है, पाते। कभी शासन नहीं हो पाता। तो बिल्कुल इसी प्रकार से आप लोग पूरा सेशन, पूरा प्राचीन भारत का इतिहास को आने वाले वीडियोस में जानिएगा। आज तो आपको सिर्फ ओवरव्यू दिया गया है, और इस ओवरव्यू से आपको एक जानकारी तो मिल गई होगी कि एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ना कैसे है ना? और स्टूडेंट्स, तो जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अब हम नए टॉपिक पर चल रहे हैं, विच इज हिस्टोरिकल एविडेंसेस, राइट? मतलब एविडेंसेस जो मिले हमें, राइट, उस चीज को 3 अलग अलग डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा प्री हिस्ट्री, दैट इज द प्री हिस्टोरिकल एरा। यहाँ पर सेकंड में आता है प्रोटो हिस्ट्री, एंड द थर्ड वन इज हिस्ट्री। बिल्कुल, आप इस प्रकार से समझ सकते हैं मैम कि जितनी बातें हमने की प्राचीन भारत के बारे में, वो जितनी भी बातें की, वो चाहे हमने वैदिक पीरियड के बारे में बात किया, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात किया, मौर्य काल के बारे में बात किया, इन सब चीजों की जानकारी हमें मिली कहां से है, कैसे मिली है जानकारी, एविडेंसेस क्या है, उसी आधार पे हमने इस एविडेंस को ना 3 कैटेगरी में बांट दिया। कुछ एविडेंस ऐसे मिले हैं जो लिखित है, कुछ एविडेंस ऐसे मिले हैं जो लिखित नहीं है, कुछ उनके टाइम के बनाए पेंटिंग्स मिल गए हैं, कुछ अब उनके टाइम पे बनाए गए केव्स मिले हैं, गुफाएं मिले हैं, कुछ ऐसे भी मिले हैं कि स्क्रिप्टेड तो है मैम, बट हमने ना अभी तक उसे डिकोड नहीं कर पाया। तो यही कैटेगरीज जो है मैम आपको समझा रही है कि कौन कौन से कैटेगरी में किन किन चीजों को रखते हैं। ओके, देखना ध्यान से। प्री हिस्ट्री में सारा का सारा हमारा जो रिलायंस था, रिलायंस मतलब हम जिस पर आधारित हो गए, वो एविडेंसेस थे हमारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस ओनली। दैट मीन्स वहां पर हमारे पास कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स नहीं थे। नो अवेलेबिलिटी ऑफ द रिटन रिकॉर्ड्स माय डियर स्टूडेंट्स। आप सोचिए कि हिस्ट्री के टाइम पर, जब इस हिस्ट्री को हम, ये प्री हिस्ट्री को जब हम समझ रहे होते हैं, तो इस वक्त पर हमारे पास रिटन थिंग्स नहीं है, तो कितना मुश्किल रहा होगा सर इन सब चीजों को समझना, एकत्रित करना, एंड टू गिव अ सर्टेन कंक्लूजन। मतलब आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पर बहुत मेहनत करी है ये वाले एविडेंसेस को। मैम हम कह सकते हैं कि ये इतिहास का वो पन्ना है जिसका हमारे पास कोई लिखित नहीं है, साक्ष्य नहीं है, उसे ही प्री हिस्टोरी एरा कहेंगे। बिल्कुल, है ना, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, यानी वैसा टाइम जिस समय का हमारे पास कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अच्छा, आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि पूरे एरा में, आज हमने बहुत से एरा को डिस्कस किया ना, स्टोन एज को डिस्कस किया, फिर ब्रोंज एज को यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कस किया, इनमें से कौन सा एरा प्री हिस्टोरी के अंदर आएगा, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हाँ, सोच करके बताना है आपको कि कौन सा टाइम था ये। नेक्स्ट मैम प्रोटो हिस्ट्री। नेक्स्ट आते हैं प्रोटो हिस्ट्री पे। सो प्रोटो हिस्ट्री के जो की फीचर्स थे ना, आपको जान करके ये चीज हैरानी होगी कि हमें लिखित एविडेंसेस तो मिले थे, बट जो लिखित एविडेंसेस मिले उसको कोई पढ़ ही नहीं पाए। लाइक इट रिमेन्ड अनडेसिफर्ड। अनडेसिफर्ड का मतलब होता है कि उसका मीनिंग, उसका ट्रांसलेशन किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। सो लिमिटेड रिटन रिकॉर्ड, मतलब उस टाइम के जो भी लिखे मिले हैं वो हमारे लिए बिल्कुल काला अक्षर भैंस बराबर है। मतलब वी डू नॉट नो आज कैसे हम लैंग्वेजेस यहाँ पर लिखा है, आप सुन रहे हो, पढ़ पा रहे होगे, व्हाटएवर थिंग्स आर रिटन। ये सारे कुछ तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम गए मैम। हाँ, और रिटन रहने के बावजूद भी अगर हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, दैट मीन्स अबाउट दिस पर्टिकुलर टाइम हमने कितना डिफिकल्टी रहा होगा इंफॉर्मेशन को कंक्लूड करने में। लाइक अभी तक हम पढ़ ही नहीं पाए हैं उसको। सो इट्स लाइक ऑलरेडी इंडस वैली सिविलाइजेशन इतना शॉकिंग पीरियड है मैम कि कैसे इतना अर्बन स्टाइल में हमारे ये रहते थे। और अगर ये हम स्क्रिप्ट जब पढ़ना जान जाएंगे, डिकोड कर लेंगे मैम, तो हो सकता है कि बहुत से और भी राज खुलेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन।
और ऐसे बहुत सारे राज आज भी हैं सर जो हमें पता नहीं है हिस्ट्री को लेकर। ऐसा भी हो सकता है कि उनके स्क्रिप्ट में कुछ रिसर्च के पॉइंट लिखे हो सकता है, जहां तक आज हम लोग नहीं पहुंचे हो सकता है, और हो सकता है कुछ वैसे भी पॉइंट्स हो जहां पर रिसर्च चल रही हो और अभी तक हम उसकी कंक्लूजन तक ना पहुंच पाए हो, वैसा भी हो सकता है। यानी कि इसे डिकोड होने के बाद भारत का एक नया इतिहास मिलेगा भारत को। जिसे कहते हैं ना स्टूडेंट्स, एक नया पन्ना लिखा जाएगा ये अनडेसिफर्ड स्क्रिप्ट को हम डेसिफर करेंगे तो। नेक्स्ट आते हैं हिस्ट्री पे, दैट इज द ऐतिहासिक काल, है ना। यहाँ पर अबंडेंट रिटन एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, यहाँ पर हमें नई चीज जो मिली स्टूडेंट्स वो मिली रिटन एविडेंसेस, और वैसे रिटन एविडेंसेस जो हम समझ पाए, हम पढ़ सके उन सारे रिटन एविडेंसेस को, एज वेल एज सिर्फ रिटन नहीं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी थे जो अलग अलग पेंटिंग्स के द्वारा, अलग अलग कलाओं के द्वारा, उनके कल्चर के द्वारा हमें बहुत कुछ पता चला। एंड कुछ कुछ ग्राउंडिंग से भी पता चला, ग्राउंड्स पे भी बहुत सारी चीजें उन्होंने करी थी, स्टोन्स पर कार्व करा था, है ना। तो ये सारी चीजें, यानी कि वैदिक काल के बाद से जितने भी पीरियड्स हाँ, हैं, क्योंकि उनका अनुमान हमारे पास हाँ, साक्ष्य उपलब्ध है, कुछ हाँ, तो हमारे starting राइटरों with the ने लिखा Sanskrit है, language। कुछ ग्रंथों में लिखा है, कुछ बाहरी राइटरों ने भी हमारे बारे में बहुत कुछ लिखा है, तो वहां से भी कुछ भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। और ये सारी जानकारी आपको हमारे दृष्टि एकेडमी के इस चैनल से मिलेगा, हमारे और गायत्री मैम के द्वारा कंटिन्यूअस आने वाले सेशन में बने रहिए। जल्द ही आपका इतिहास का सिलेबस समाप्त हो जाएगा। यस श्योर। तो जैसा कि सर ने बोला कि हम एंशिएंट हिस्ट्री को कवर अप करेंगे, सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम आपको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस भी बताएंगे, है ना सर। और क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस के साथ साथ जैसे कि हम लोगों ने इंट्रोड्यूस भी किया था, तो बोला था कि वी विल बी एक्चुअली डीलिंग विद PYQs एज वेल, राइट। सो इट विल बी अ कंप्लीट पैकेज फॉर यू पीपल माय डियर स्टूडेंट्स। ये कंप्लीट पैकेज अगर आप अच्छे से ध्यान से सुन लेंगे ना, तो मेक श्योर करिएगा कि आपके सारे क्वेश्चंस एग्जाम में फॉलोइंग टॉपिक से सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे बनने लगेंगे, एंड यू विल बी एक्चुअली फीलिंग दैट हैप्पीनेस कि आपको ये एंशिएंट हिस्ट्री का पूरा काल समझ आ जाएगा। इस चीज का निर्णय हम लोग आराम से ले लेंगे मिल करके कि कैसे करवाना है ना। आज तो हमने वैसे क्रोनोलॉजी आपको बता ही दिया कि किस घटना के बाद कौन सी घटना घटी। आने वाले सेशन में आप जानिए कि ये जो घटना घटी इसके पीछे के कारण क्या थे, ऐसा क्या माहौल बना कि ये घटनाएं घटी। हाँ श्योर, ओके सर। तो आज के लिए बस इतना ही रहना है। हाँ, आप लोग ना जरूर से कमेंट करके अपना रिव्यू बताइएगा कि आपको ये नया सेशन कैसा लगा। हाँ श्योर, सो वी आर वेटिंग फॉर योर कमेंट्स माय डियर स्टूडेंट्स। एंड आज के बाद जितने भी वीडियोस आएंगे आप कनेक्टेड रहिएगा, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, एंड एग्जाम में धूम मचाइएगा। ऑल राइट स्टूडेंट्स, थैंक यू। थैंक यू।